हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे बायोलॉजी की क्लास। बायोलॉजी में हमारा टॉपिक था जेनेटिक्स। उसमें एक क्लास हमने ली थी, आज दूसरी क्लास है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स में। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कि कौन सा कथन जो है वो सही है। फर्स्ट दिया है, इन ग्रास होपर्स एंड सम अदर इंसेक्ट्स द मेल हैज़ ओनली 4 सेक्स क्रोमोसोम। जो घास फूस और जो कुछ अन्य कीट होते हैं, जो घास फूस पर रहने वाले जो कीट होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो नर होता है उसमें केवल 4 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है वो गलत दिया है, क्योंकि जो कीट छोटे मोटे जो इंसेक्ट होते हैं या जो ग्रास होपर्स हैं, उनमें क्या होता है कि उनमें से एक सेक्स क्रोमोसोम अब्सेंट होता है। और वो सेक्स क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? फीमेल में पाया जाता है। तो इसमें ये जो है मेल है, उसमें 4 सेक्स क्रोमोसोम नहीं होंगे। तो पहला स्टेटमेंट इसमें गलत है। नेक्स्ट है, ए मेन इंडिविजुअल हैज 1 एक्स क्रोमोसोम एंड 2 वाई क्रोमोसोम्स। एक नर में एक अक्ष गुणसूत्र होता है और 2 वाई गुणसूत्र होते हैं। 2 नहीं होते हैं, कितना होता है? वाई गुणसूत्र एक ही होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है। नेक्स्ट है, ह्यूमंस हैव 46 क्रोमोसोम्स इन विच 42 आर ऑटोसोम्स। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 42 यानी कि 21 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं। 21 जोड़ी नहीं होते, कितने होते हैं? 44 जो क्रोमोसोम है वो ऑटोसोम होते हैं, या इनको हम कहें तो 22 पेयर। 22 पेयर कैसे होते हैं? ऑटोसोम। और जो एक होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो सी ऑप्शन भी गलत है। डी दिया है, इन डाइपोलॉइड ऑर्गेनिज्म ऑफ सेपरेट सेक्सेस ए स्पेसिफिक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच डाइपोलॉइड डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, दे आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स। द्विगुणित अभिकरणों में एक विशिष्ट गुणसूत्र जोड़ी हर अभिकरण में लिंग का निर्धारण करती है। इन्हें सेक्स गुणसूत्र कहते हैं। कि जो अलग से जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जैसे कि एक्स एक्स और एक्स वाई, तो ये जो एक जोड़ी के क्रोमोसोम होते हैं, ये लिंग निर्धारण का काम करते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? सेक्स क्रोमोसोम। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड। बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है क्रोमोसोम, गुणसूत्र। गुणसूत्र से तो होता है क्रोमोसोम से, लेकिन कौन सा होता है? सेक्स क्रोमोसोम। बाकी के ऑप्शन देखते हैं उनमें क्या दिया है। फर्स्ट क्या है हमारा? कंसिडरेबल है। बी है ब्लड ग्रुप ऑफ मदर, माँ का रक्त समूह। तो ब्लड ग्रुप जो है वो सेक्स को है निर्धारित नहीं करता है। नेक्स्ट दिया है आर एच फैक्टर ऑफ पेरेंट्स, माता पिता का क्या होना? उनमें आर एच फैक्टर प्रेजेंट होना। तो ये भी जो है सेक्स को डिटरमाइन नहीं करता है। डी दिया है ब्लड ग्रुप ऑफ फादर, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्रोमोसोम जो है उससे हम बच्चे का सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट दिया है, इन ह्यूमन बीइंग्स देर आर 43 क्रोमोसोम्स, ऑफ दीज 42 आर ऑटोसोम्स एंड 4 आर सेक्स क्रोमोसोम्स। मनुष्य में कितने होते हैं? 43 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 42 ऑटोसोम और 4 43 नहीं 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46। ये यहाँ पे शायद मिस प्रिंटिंग है। 46 क्रोमोसोम होते हैं, उनमें से 42 तो क्या है? ऑटोसोम, और 4 सेक्स क्रोमोसोम है। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि ऑटोसोम 42 नहीं होते हैं, 44 होते हैं। और सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। नेक्स्ट दिया है, द टर्म जेनेटिक्स वाज कॉइन बाय जेडी वॉटसन इन 1906। जेनेटिक्स शब्द को जेडी वॉटसन ने 1906 में दिया था। तो जो जेनेटिक्स शब्द है वो जेडी वॉटसन ने नहीं दिया था। किसने नहीं दिया था? जेडी वॉटसन ने नहीं दिया था। जेनेटिक्स शब्द दिया गया था विलियम बेटसन के द्वारा। किसने दिया था? विलियम बेटसन। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। सी है, मेंडल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू विजुअलाइज ए जीन एज एन इनहेरिटेंस इन 1886। मेंडल 1886 में जीन को विरासत के रूप में देखने वाले पहले वैज्ञानिक थे। तो मेंडल ने जीन को जो है विरासत के रूप में देखना उन्होंने देखा था 1885 में। तो यहाँ पर 1886 नहीं होगा। इन्होंने कब बताया था? 1885 में, कि जीन जो है वो क्या है? एक हम कहें कि विरासत की एक इकाई है, क्योंकि जो भी गुण है वो किससे अगली पीढ़ी में जाते हैं? जीन के थ्रू जाते हैं। तो ये उन्होंने 1885 में बताया था, ना कि 1886 में। तो स्टेटमेंट सी भी गलत हो गया। डी दिया है, 1 डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स फॉर्मिंग ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जस्ट लाइक ए स्पाइरल स्टेयरकेस। कि जो डीएनए होता है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से बना होता है, जो कि क्या है? एक दोहरी हेलिकल संरचना, डबल हेलिक्स, जैसे कि एक घुमावदार सीढ़ी होती है। तो ये स्टेटमेंट इसमें सही है। तो डीएनए किससे बना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं,
और उनसे ये द्विकुंडलित या डबल हेलिक्स संरचना में बना होता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू और फॉल्स। कौन से कथन सही हैं, कौन से गलत हैं। पहला स्टेटमेंट है द पी प्लांट वो चूजन बाय मेंडल टू वर्क अपॉन। मेंडल ने काम करने के लिए मटर के पौधे को चुना था। तो पहला तो इसमें सही है। मेंडल ने अपने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे किस पर किए थे, मटर के पौधे पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स आर कैरियर्स ऑफ फैक्टर। गुणसूत्र कारक के वाहक होते हैं। जो भी फैक्टर्स हैं उनको उनके वाहक कौन होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। तो ऑप्शन बी भी सही है। सी दिया है 4 लिम्स ऑफ ह्यूमंस आर एनालॉग्स टू द विंग्स ऑफ बर्ड्स। कि मानव के जो 4 लिम्स होते हैं वो पक्षियों के पंखों के समकक्ष होते हैं। तो ये इसमें सी ऑप्शन गलत है। तो इसमें ए और बी सही है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। केवल कथन ए और बी सही है, सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन ग्रुप्स ऑफ जेनेटिक ट्रेड्स आर नोन एज। जैविक लक्षणों के जीन समूह को क्या कहा जाता है। तो जैविक लक्षणों के जो जीन समूह होते हैं उनको कहा जाता है जीनोटाइप। क्या कहते हैं, उनको जीनोटाइप कहा जाता है। जैसे कि हम बात करें कि जो लंबा पौधा है उसके लिए जीनोटाइप क्या हो सकता है, टी टी हो सकता है या फिर टी स्मॉल टी हो सकता है। तो ये जो इनका जीन का ग्रुप होता है, जो एक समान समूह के जीन के समूह का जो ग्रुप है उसको क्या कहेंगे, जीनोटाइप कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स ऑफ। सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसमें ऑपोजिट सेक्स के 2 पेरेंट्स शामिल होते हैं। कितने होंगे, दोनों का ऑपोजिट सेक्स होना चाहिए और 2 पेरेंट्स होंगे, माता और पिता। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फीमेल गैमेट कंटेन्स क्रोमोसोम। एक महिला गैमेट में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो एक महिला गैमेट में 23 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनफर्टिलाइज एग्स ऑफ ह्यूमन कैरी। मानवों के निषेचन रहित अंडाणु में क्या होता है। जो एग है वो यदि अनफर्टिलाइज्ड है तो उसमें सिर्फ एक अक्स क्रोमोसोम होगा। क्या होगा, एक अक्स क्रोमोसोम होगा। और उसके बाद जब वो फर्टिलाइज्ड होगा तो उसमें स्पर्म से या तो अक्स क्रोमोसोम आता है या फिर वाई क्रोमोसोम आएगा। यदि अक्स आता तो अक्स अक्स का पेयर बन जाएगा और अक्स वाई, अगर वाई आएगा तो अक्स वाई का पेयर बन जाएगा। तो यदि अनफर्टिलाइज्ड एग है तो उसमें क्या होगा, सिर्फ 1 अक्स क्रोमोसोम होगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसमें जो है वैसे यदि हम एक की बात करें उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं, 23। तो 22 तो क्या होंगे, पेयर में होंगे। लेकिन यदि हम सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो उसमें सिर्फ एक जो है क्रोमोसोम होता है, सिंगल क्रोमोसोम। तो एग में तो होगा अक्स और जो स्पर्म होता है उसमें अक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है। दोनों में से कोई एक क्रोमोसोम होगा। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ रीजनरेशन कैन प्रोवाइड मोर डाइवर्सिटी। कि किस प्रकार की जो पुनर्निर्माण प्रक्रिया है वो अधिक विविधता प्रदान करती है। तो रीजनरेशन की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें हमें डाइवर्सिटी अधिक देखने को मिलती है। तो कौन सा होगा, सेक्सुअल रीजनरेशन। नेक्स्ट है ट्रेड्स सीन इन जनरेशन F1R। F1 पीढ़ी में कौन से गुणसूत्र देखे गए। तो F1 पीढ़ी में जब रिजल्ट देखा गया तो F1 पीढ़ी में जो डोमिनेंट जीन थे वो हमें दिखाई देते हैं। कौन से डोमिनेंट या प्रभावित जो जीन थे वो F1 पीढ़ी में दिखाई देते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, डोमिनेंट जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर ग्रेगर मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशागति के सिद्धांत में नहीं आता है। तो ग्रेगर मेंडल के 3 नियम थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट और लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इसमें कौन कौन से दे रखे हैं, फर्स्ट दे रखा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, विभाजन का सिद्धांत। तो ये ग्रेगर जो मेंडल थे उनका नियम है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभुत्व का सिद्धांत, ये भी है। सी है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत, तो ये भी है। लास्ट दे रखा है लॉ ऑफ बायोपिक्स। तो बायोपिक्स का सिद्धांत जो है ये ग्रेगर मेंडल ने जो वंशागति के सिद्धांत दिए थे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस उसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है ए मेल ऑफ द ह्यूमन स्पीसीज गेट्स हिज एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हिज और हर। मानव जाति का जो नर है वो अपना अक्स गुणसूत्र किससे प्राप्त करता है। यदि कोई बच्चा है और वो क्या है, लड़का है, मेल है, तो उसमें जो अक्स क्रोमोसोम आता है वो कहाँ से आएगा। तो उसमें क्या होता है, अक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं। अक्स तो आता है मदर से, अक्स किससे आएगा, मदर से, और वाई किससे आता है, फादर से। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मदर से आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसमिशन ऑफ फिजिकल और मेंटल ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोगेनी इज कॉल्ड। शारीरिक या मानसिक गुणसूत्रों का माता पिता से संतान में स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो माता पिता से जो गुणसूत्र संतान में जाते हैं उसको हम कहते हैं वंशागति। क्या कहा जाता है? वंशागति या हेरेडिटी। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक आनुवांशिक विकार है? फर्स्ट है थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया ही इसमें सही होगा। थैलेसीमिया क्या है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर डिजीज है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम्स इज और आर कैरिड बाय मेल गैमेट्स इन ह्यूमंस। मानव में पुरुष गैमेट्स के द्वारा कौन से गुणसूत्रों का वहन किया जाता है? तो हमने अभी बात की थी कि महिला का जो गैमेट होता है उसमें कौन सा क्रोमोसोम होता है, तो उसमें सिर्फ अक्स क्रोमोसोम होगा हमेशा। लेकिन यदि पुरुष गैमेट है तो उसमें अक्स क्रोमोसोम भी हो सकता है और वाई क्रोमोसोम भी हो सकता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, इधर अक्स और वाई क्रोमोसोम, या तो अक्स होगा या वाई क्रोमोसोम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन म्यूटेशन इज कॉज्ड बाय। जीन उत्परिवर्तन किसके कारण होता है? तो जीन म्यूटेशन होता है जो हमारे डीएनए में नाइट्रोजन बेस होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजन बेस होते हैं। यदि उनके सीक्वेंस में चेंज होता है तो उसकी वजह से जीन म्यूटेशन होगा। देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है रिप्रोडक्शन, तो इसकी वजह से जीन म्यूटेशन नहीं होता। नेक्स्ट दिया है चेंजेस इन प्रोटीन सीक्वेंस, प्रोटीन के अनुक्रम में परिवर्तन, कि जो प्रोटीन होती है हमारे शरीर में उसमें यदि उसके सीक्वेंस में चेंज हो तो क्या हो जाएगा? जीन म्यूटेशन हो जाएगा। तो ये भी संभव नहीं है। नेक्स्ट है चेंजेस इन द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस, कि जो नाइट्रोजन युक्त बेस होते हैं यदि उनके अनुक्रम में परिवर्तन होगा तो उस कंडीशन में जीन म्यूटेशन होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है डी हाइब्रिड क्रॉस हैव पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, पेयर्स produced from contrasting traits behave independently. The inheritance of one pair of characters is independent of the other pair of characters. कि जो डी हाइब्रिड क्रॉस है उसमें कितने जोड़ी विपरीत गुणसूत्र होंगे? विपरीत गुणसूत्रों से उत्पन्न जोड़ी स्वतंत्र रूप से व्यवहार करती है और एक जोड़ी के गुणसूत्र का वंशागति दूसरी जोड़ी के गुणसूत्र से स्वतंत्र होता है। कि जब हम डी हाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं तो उसमें कितने जोड़ी क्रोमोसोम की हम जो है हमें आवश्यकता होगी। लेकिन जो विपरीत गुणसूत्र से हम यदि डी हाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं और उससे हमें जो गुण मिलते हैं तो वो क्या होते हैं? वो स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। और एक जोड़ी के जो गुणसूत्र हैं उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो दूसरे से क्या रहेंगे? इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो डी हाइब्रिड क्रॉस में हमें 2 जोड़ी विपरीत गुणसूत्र चाहिए होते हैं। कितने चाहिए होते हैं? 2 जोड़ी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूटेशन इज नॉट जेनेटिक, उत्परिवर्तन आनुवांशिक नहीं होता है। इसमें से ये पूछ रहा है कि कौन सा म्यूटेशन है वो जेनेटिक नहीं होगा। तो कोई भी म्यूटेशन है वो जो है जेनेटिक होता है जब तक वो क्या हो? डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस लेवल पर हो। किस किस की वजह से? या तो सब्सटीट्यूशन की वजह से हो, जो हमारे बेस होते हैं नाइट्रोजन बेस क्षार होते हैं उनका या तो क्या हो? प्रतिस्थापन हो। उनका क्या हो जाए? या तो प्रतिस्थापन हो जाए या वो जो है डिलीट हो जाए। क्या हो जाए? या तो कोई क्षार जो है बीच में डिलीट हो जाए यानी कि उनका विलोपन हो जाए। और एक होता है कि यदि कोई नया नाइट्रोजन बेस उसमें इंसर्ट कर जाए। तो इन 3 कंडीशन में क्या होता है? जीन में म्यूटेशन जो होगा वो जेनेटिक होगा। तो इसमें फर्स्ट दिया है डिलीटेशन, तो ये भी होगा। बी है सब्सटीट्यूशन, इसकी वजह से भी होता है। और सी है इंसर्टेशन, सम्मिलन, तो ये भी होता है। डी है सोमेटिक, यदि सोमेटिक म्यूटेशन होता है तो वो क्या नहीं होगा? जेनेटिक नहीं होता है। Next, if the number of chromosomes in humans is 46, then how many chromosomes are present in the somatic cells of humans? यदि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्यों की सोमेटिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होंगे? तो मनुष्य की सोमेटिक सेल में भी 46 क्रोमोसोम होंगे। कितने होंगे? 46 क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस स्पर्म। मानव शुक्राणु में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो मानव शुक्राणु बनता है अर्धसूत्री विभाजन के बाद। किसके बाद बनता है? मियोसिस के बाद बनता है ह्यूमन स्पर्म। तो उसमें क्रोमोसोम कितने रह जाते हैं? आधे रह जाते हैं। तो इसमें कितने होंगे? 23 क्रोमोसोम होंगे। तो मानव शुक्राणु में 23 जो गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट आर फाउंड इन द सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो मानव शरीर में कितने होंगे? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है द ट्रेड दैट इन्फ्लुएंसेस F1 जनरेशन एंड आर विजिबल क्लियरली इट इज। वह गुणसूत्र जो F1 पीढ़ी को प्रभावित करता है और स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, वह कौन से होते हैं? तो F1 पीढ़ी में हमें कौन से गुणसूत्र जो हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं? तो F1 पीढ़ी में वह गुणसूत्र या गुण जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे जो कि प्रभावी होते हैं। कैसे होंगे? जो डोमिनेंट होंगे। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल्स लॉ अप्लाइज ओनली व्हेन। मेंडल सिद्धांत केवल कब लागू होगा? तो फर्स्ट है पेरेंट्स आर प्योर ब्रीडिंग, माता पिता जब शुद्ध प्रजनन करने वाले हों। तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। तो मेंडल का लॉ किन पर लागू होता है? जिनमें पेरेंट्स जो हैं वो प्योर ब्रीडिंग के हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल हैड ऑब्टेन्ड F2 जनरेशन फ्रॉम F1 जनरेशन प्लांट्स थ्रू विच प्रोसेस। तो मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों का प्रयोग करके F2 पीढ़ी जो है वो प्राप्त की थी। तो उसके लिए उन्होंने किस प्रक्रिया को अपनाया था? तो उसके लिए उन्होंने जो प्रक्रिया अपनाई थी वो थी सेल्फ पोलिनेशन। कौन सी थी? आत्म परागण। तो इसमें जो F1 जनरेशन थी उसमें उन्होंने जो है सेम जीनोटाइप के पौधे लिए थे, जैसे कि एक टॉल है एक स्मॉल है। तो इसमें जो पौधा मिला वो हमें इस जीनोटाइप का मिला। इसके बाद इसमें इन्होंने क्या करवाया? जो F1 पीढ़ी के जो पौधे मिले उनसे इन्होंने सेल्फ पोलिनेशन करवाया। क्या करवाया गया? सेल्फ पोलिनेशन करवाया। और उसके बाद हमें जो पौधे मिलते हैं यहाँ से, तो उसमें हमें एक तो जो है इस टाइप का जीनोटाइप मिलेगा, एक ऐसा मिलता है, और ये तो इसमें 1:2:1 में हमें जो है पौधे मिलते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये क्या हो गया? F2 पीढ़ी का जीनोटाइप। क्या हो गया? जीनोटाइप हो गया F2 पीढ़ी का। नेक्स्ट है आर कैरियर्स ऑफ जेनेटिक प्रॉपर्टीज। आनुवांशिक गुणसूत्रों के वाहक होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया डीएनए, तो इसमें फर्स्ट हो जाएगा क्योंकि जो डीएनए होते हैं उन पर क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और क्रोमोसोम ही क्या होते हैं? तो क्रोमोसोम का वाहक कौन हो जाएगा? डीएनए। तो क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? डीएनए पर पाए जाते हैं, और उनका वाहक कौन हो जाएगा? डीएनए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द F2 जनरेशन हैज ए फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ। F2 पीढ़ी में गुणसूत्र अनुपात कितना होता है? तो F2 पीढ़ी में जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो होता है 9:3:3:1। कितना होगा? है 9:3:3:1 हो जाएगा। नेक्स्ट है एलील्स आर। एलील्स क्या होते हैं? तो एलील जो होते हैं कि एक कोई जीन है और उस पर दो अलग अलग गुण उपस्थित हों। यदि उस पर क्या हो? दो अलग अलग गुण उपस्थित हों तो उसको कहा जाता है एलील्स। क्या कहते हैं? एलील्स। तो एलील क्या है? जीन का वैकल्पिक रूप होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हु प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। वंशागति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो वंशागति का सिद्धांत दिया था ग्रेगर मेंडल ने। किसने दिया? ग्रेगर मेंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस aimed at improving genetic qualitative traits of human population in the field of genetics is known as। आनुवांशिकी के क्षेत्र में मानव जनसंख्या के आनुवांशिक गुणात्मक लक्षणों में सुधार के उद्देश्य से विश्वाओं और प्रथाओं का संग्रह है किस रूप में जाना जाता है? कि जो मानव के आनुवांशिक गुण हैं उनमें सुधार किया जाए, उसके उद्देश्य से जो भी बिलीफ और प्रैक्टिसेस हैं तो उनके कलेक्शन को कहा जाता है यूजेनिक्स। क्या कहा जाएगा? यूजेनिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। किसे आधुनिक आनुवांशिकी के पिता के रूप में जाना जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है ग्रेगर मेंडल को। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन। ये कौन सा जो विकल्प है वो लिंग निर्धारण के बारे में गलत है? फर्स्ट है ए मेल हैज एन एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। पुरुष में क्या होता है? एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। तो पहला तो इसमें सही है। बी दिया है द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्रॉम ए जाइगोट। कि बच्चे का लिंग किस समय निर्धारित होता है? तो जब पुरुष और महिला के जो युग्मज होते हैं, गैमेट होते हैं, जब वो मिलकर युग्मनज बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, उसके बाद हम बच्चे का सेक्स जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये भी इसमें स्टेटमेंट सही है। सी दिया है ए वुमेन हैज 2 आइडेंटिकल एक्स क्रोमोसोम्स एंड एक्स वाई। महिला के पास क्या होते हैं? 2 समान एक्स क्रोमोसोम होते हैं और एक्स वाई भी होता है। तो एक्स वाई नहीं होता है, सिर्फ क्या होंगे? 2 सेम एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो इसमें जो बी स्टेटमेंट है वो क्या है? गलत है।
नेक्स्ट, व्हाट आर कॉमनली कॉल्ड मेंडेलियन फैक्टर्स। सामान्यतः मेंडेलियन तत्वों को क्या कहा जाता है? कि मेंडल जब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उस समय उन्होंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है कि माता पिता से जो गुण है वो आगे संतान में ले जाता है या वाहक का कार्य करता है। उन्होंने उसको नाम दिया फैक्टर, उन्होंने उसको सिर्फ फैक्टर नाम दिया। बाद में विलियम जॉनसन ने है इसको क्या शब्द दिया? इसको जीन वर्ड किन्होंने दिया? विलियम जॉनसन ने इसको जीन शब्द या जीन कहा कि ये जो फैक्टर है वो क्या है? जीन है। तो मेंडेलियन तत्वों को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। नेक्स्ट है, मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट्स बिकॉज। मेंडल ने मटर के पौधे क्यों चुने? तो मेंडल ने मटर के पौधे चुने, इसका एक कारण तो ये था कि ये क्या है? एक एनुअल प्लांट है, कि इसको मतलब हम अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कितने 3 से 7 महीने में इसमें जो है एक एक्सपेरिमेंट देखा जा सकता है। और ये सस्ते भी हैं और आसानी से क्या हो सकते हैं? उपलब्ध भी हो सकते हैं। अब पहला इसमें दिया है कि दे वर चीप, वे सस्ते थे, बिल्कुल सही है। बी है दे वर इजीली अवेलेबल, आसानी से उपलब्ध थे। नेक्स्ट है दे हैड कॉन्ट्रास्ट ट्रेड्स, उनके पास क्या थे? विपरीत प्रकार के जो है गुण थे, तो ये भी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबोव ऑप्शंस। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी इज, विविधता क्या है? डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज, समान प्रजातियों के व्यक्तियों के बीच अंतर। कि समान प्रजाति के जो लोग हैं उनमें हमें जो अंतर देखने को मिलता है उसको भी हम विविधता कहते हैं, बिल्कुल सही है। बी है डिफरेंस बिटवीन ऑफ स्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट्स, एक ही माता पिता के संतान के बीच में अंतर है, तो ये भी क्या होगा? सही होगा। क्योंकि एक ही माता पिता की जो संतान होती है उनमें भी क्या होते हैं? डिफरेंसेस होते हैं, तो वो भी क्या है? एक तरह से डाइवर्सिटी है। सी है डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड प्रोगेनी, माता पिता और उनकी संतान के बीच में अंतर होना, तो ये भी सही है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच बेसिस डिड मेंडल फॉर्मुलेट द प्योरिटी ऑफ गेमेट्स। मेंडल ने युग्मजों की शुद्धता का सूत्रीकरण किस आधार पर किया? ये जो गेमेट्स हैं उनकी शुद्धता का सूत्रीकरण उन्होंने किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाकर। किसके द्वारा किया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए फीमेल जर्म सेल, महिला युग्मज कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो फीमेल जर्म सेल में क्रोमोसोम की संख्या होती है 23। कितनी हो जाएगी? 23। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज रेसेसिव इन ए पी प्लांट, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मटर के पौधे में अव्यक्त होता है या क्या है? अप्रभावी है। क्या है? अप्रभावी। तो रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, पहला है ग्रीन पॉड, हरी फली, तो ये तो क्या है? डोमिनेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है रिंकल्ड सीड, सिकुड़ा हुआ बीज, तो ये भी क्या है? डोमिनेंट है। सी है राउंड सीड, इसमें जो सिकुड़ा हुआ बीज है वो क्या होगा? डोमिनेंट नहीं होता है, वो होगा रेसेसिव। उसके अलावा गोल बीज और पीला बीज, राउंड सीड और येलो सीड, ये दोनों क्या होंगे? डोमिनेंट होंगे। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। जो रिंकल्ड सीड होता है, झुर्रीदार बीज होता है, वो क्या है? अप्रभावी गुण है उसका। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज, वंशानुक्रम की इकाई क्या है? इनहेरिटेंस की यूनिट होती है जीन। क्या होगा? जीन। और जीन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? विलियम जॉनसन ने। विलियम जॉनसन ने सबसे पहले 1909 में जीन शब्द दिया था। कब दिया? 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनरेशन मीन, पुनर्जनन का अर्थ क्या है? पुनर्जनन का अर्थ है कि कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई जीव है, उसको जो है उसका कोई पार्ट हम लेके उससे उसके जैसा ही सेम हम जो है जीव बना सकें। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनकी टहनी को भी यदि काट कर उसको हम यदि वापस लगाते हैं तो उससे क्या होता है? नया पौधा बन जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? रीजनरेशन। फर्स्ट ऑप्शन है रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट पार्ट्स, खोए हुए भागों का प्रतिस्थापन, तो ये नहीं होगा। बी है फॉर्मेशन ऑफ बॉडी बाय स्मॉल पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि जीव के एक छोटे से हिस्से से हम क्या कर लें? वापस शरीर का निर्माण कर लें, तो ये हो जाएगा इसमें आंसर बी।